मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसका हम स्टडी कर रहे हैं और ऑलरेडी हम एक पार्ट इसका देख चुके हैं। हम कर रहे हैं स्टडी मॉलिक्यूलर और इनहेरिटेबल पार्ट डीएनए का। डीएनए क्या होता है? एक पॉलीमर होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। कोई भी पॉलीमर मोनोमर से मिलकर के बना होता है और इसके मोनोमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया कि न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के आपस में जोड़ने से बना रहता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड का जब फॉस्फेट ग्रुप के साथ बाइंडिंग होती है तो तब क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। हमने जाना कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस हमें दिखाई देते हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स के अंदर हमने पढ़ा दो टाइप के प्यूरिन्स नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं जो होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरामिडिन के अंदर साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन जो आपस में बाइंड रहते हैं फॉस्फेट के 5 ग्रुप के साथ। अगला जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो बाइंड होता है, और जब दो सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स की चेन आपस में बाइंड होती है तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब आगे, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रिड्यूस हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड पोजीशन ऑफ द राइबोस। जैसे आरएनए की डीएनए की अगर हम बात करें तो हर सेकेंड कार्बन के साथ जब दूसरा हेलिक्स मिलता है तो हर एक सेकेंड नंबर के कार्बन के साथ क्या होता है? बेस की पेयरिंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो सेकेंड कार्बन है उसमें जो अटैच्ड नाइट्रोजनस बेस हैं ये प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ऑल्सो द आरएनए वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है? वहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन, और थाइमीन के बदले वहाँ पर यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। उसका पूरा नाम क्या है? 5 मेथिल यूरेसिल, अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमीन। थाइमीन का केमिकल नेम क्या है? 5 मेथिल यूरेसिल है। लेकिन आरएनए में कौन सा पिरामिडीन बेस पाया जाता है? वो होता है यूरेसिल। DNA as an acidic substance present in the nucleus was first identified by Friedrich Miescher। सबसे पहले DNA प्रेजेंट है ह्यूमंस के बॉडी में और वो एक एसिडिक सब्सटेंस है। इसको आइडेंटिफाई करने का काम जो किया था वो थे फ्रेडरिक मीसर। उन्होंने 1869 में इस बात को बताया कि ह्यूमंस के सेल के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो एक पेरेंट से उनकी प्रोजेनी में ट्रांसमिट होता है, इनहेरिटेड होता है। और ये इसका नेचर कैसा होता है? बेसिकली एसिडिक नेचर होता है। और उन्होंने इसको नेम दिया, न्यूक्लिन का नाम दिया उन्होंने। डीएनए उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने कि इसका नाम क्या रखा था? न्यूक्लिन रखा था। हावेवर ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन इन isolating such a long polymer intact, the education of structure of DNA remained elusive for a very long period of time। उस टाइम पर इतने ज़्यादा टेक्निकल या फिर इतने ज़्यादा मॉडर्न जो मशीन्स थी, जो लेबोरेटरीज थी, वो
नहीं थी, इस वजह से काफ़ी लंबे समय तक इस पर कोई भी इस वर्क पर कोई भी फोकस नहीं किया गया। इट वॉज ओनली इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रेडरिक क्रिक बेस्ड ऑन द एक्सरे diffraction data produced by um, Murray Wilkins and Rosalind Franklin proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. इसके बाद क्या हुआ, 1953 में दो साइंटिस्ट हुए, जेम्स वॉटसन और फ्रेडरिक क्रिक ने क्या किया, फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, एक्सरे मॉडल जो दिया था विल्किंस और फ्रैंकलिन ने, उस बेसिस पे अपना एक डबल हेलिक्स मॉडल बताया। उन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो क्या होता है, वो डबल हेलिक्स से मिल करके बना होता है। उस मॉडल को ही क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वॉटसन एंड क्रिक बोलते हैं। फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का जो क्या था स्ट्रक्चर था वो क्या है, डबल हेलिक्स है। इस बात को बताया था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। One of the hallmark of all their proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chain. However, this proposition was also based on the observation of Irwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal ones. ठीक है, तो डबल हेलिक्स मॉडल जब दे दिया गया उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए इरविन चारकॉफ, जिन्होंने बताया कि जो एक डबल स्ट्रैंड है उसमें कितने एडेनिन होंगे या फिर कितने उसमें ग्वानिन होंगे, ये क्या होता है, ये एक कांस्टेंट और इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, एडेनिन और थायमिन कितने होंगे, ए टी के बीच, ए टी और जी सी, इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो कितने नंबर की होगी, यानी कि कितने ए टी के बॉन्ड होंगे, कितने जी सी की, ये क्या, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं और इक्वल होती हैं। द बेस पेयरिंग confers a very unique property to the polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other. वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंड जैसे एक चेन अगर यहाँ पर है तो जो दूसरी चेन होगी वो क्या होगी, वो फर्स्ट वाली चेन की क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री चेन होगी। अच्छा आगे देखो, इफ ईच स्टैंड फ्रॉम अ डीएनए, let us call it as a parental DNA, act as a template for synthesis of a new strand, the two double strand DNA, let us call them as daughter DNA, thus proposed would be identical to parent DNA molecule. Because of this, the genetic implication of the structure of DNA become very clear. ये आगे क्या बोल रहा है कि जब हम दो स्टैंड की अगर बात करें और एक स्टैंड को अगर हम पेरेंट मान लें और उसका जब रेप्लिकेशन होता है, जब उससे एक नया डीएनए बन जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पेरेंट डीएनए के समान ही होती हैं। कुछ साइलेंट फीचर्स दे रखे हैं डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के, क्या क्या हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन where the backbone is constituted by sugar phosphate and the base is projected inside. दो कॉम्प्लीमेंट्री चेन की का स्ट्रक्चर होता है बोल रहे हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, और जो इसका बेस हो, सॉरी, इसका जो बैकबोन होता है,
जो इनको ऐड करने का काम करता है वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और जो बेसेस होते हैं वो इनसाइड इस हेलिक्स के अंदर की ओर क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड रहते हैं, ठीक है। Second, the two chains have anti-parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5 to 3 direction, the other has 3 to 5 direction. अगर कोई दो हेलिक्स, ऐसा होता है कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर, अगर ये बोल रहा है कि जो दो पेयर्स हैं, दो चेन हैं, वो क्या होती हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल, उनमें पोलैरिटी पाई जाती है। अगर ऊपर वाला अगर आपका 5 एंड है तो नीचे वाला 3 एंड होगा। ये 5 एंड यहाँ पर कंप्लीट होगा 3 एंड में, और ये 3 एंड यहाँ पर कंप्लीट होगा 5 एंड में, ठीक है। यही इसका मतलब है। नेक्स्ट, द बेस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। एच बॉन्ड के द्वारा जो बेसेस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, फॉर्मिंग बेस पेयर्स। और क्या बनाते हैं, बेस पेयर को बनाते हैं। एडेनिन फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमीन। जो एडेनिन होता है वो थाइमीन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहता है। ए हमेशा टी से दो डबल बॉन्ड से मिल करके बना रहता है। यानी कि जब वो अटैच होते हैं दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चेन में, तो उनके बीच बॉन्डिंग दो बॉन्ड की होती है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड की। फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड and vice versa. Similarly, guanine is bonded by with cytosine with 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जब guanine साइटोसिन के साथ बाइंड होता है तो हमेशा वहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू pyrimidine. This generate approximately uniform distance between the two strands of the helix. और यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी, एडेनिन और ग्वानिन दोनों क्या हैं, प्यूरिन बेस हैं, और थाइमीन और साइटोसिन क्या हैं, पिरिमिडीन बेस हैं। तो ये बोल रहा है कि जो एडेनिन जो प्यूरिन्स हैं वो हमेशा पिरिमिडीन्स के साथ ही क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, और इनके बॉन्डिंग की वजह से ही जो डिस्टेंस है दोनों स्ट्रैंड की, दोनों स्ट्रैंड जो हैं डीएनए के, वो क्या होती है, वो इक्वल रह पाती है, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्टेंस ये मेंटेन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 nanometer is a 1 billionth of the meter, that is a 10 की पावर -9 मीटर के लगभग होता है ऐसे, एक नैनोमीटर। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। और यहाँ पर लगभग हर टर्न में क्या होते हैं, 10 बेस पेयर भी प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर एक डबल हेलिक्स मॉडल दे रखा है आपको। तो ये अगर हम देखें तो ये बोल रहा है कि एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, 3.4 nm होगी, ठीक है। और इसमें लगभग कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। और अगर हम दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस देखें, किन्हीं भी दो के बीच की, तो वो लगभग कितनी होगी, वो हो जाएगी आपका
0.35 nm। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। फिफ्थ आपको दिया है द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टिक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। एक बेस पेयर लगने के बाद ही उसके ऊपर दूसरा बेस पेयर लगेगा। दिस इन एडिशन टू एच बॉन्ड कन्फर्म स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। और जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं इसके वजह से क्या बनेगी, क्या होगा, पूरे जो हेलिक्स है उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine. Can you find out why the distance between two polynucleotide chain in DNA remains almost constant? ये आपको चैप्टर 11th की चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। उस वाले चैप्टर में आपको इसका डिटेल स्टडी मिल जाएगा। द proportion of a double helix structure for DNA and its simplicity in explaining the genetic implication become revolutionary। जब इस मॉडल को दिया गया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्टेबिलिटी है, डीएनए की सिंप्लिसिटी है ना, उसको एक्सप्लेन करना या फिर उसका जो जेनेटिक इम्प्लीकेशन था, इम्पोर्टेंस था, उसको बताना क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशनरी घटना हुई। वेरी सून फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके बाद जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने एक सेंट्रल डोगमा भी क्या किया, प्रपोज किया, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विच स्टेट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, जिन्होंने क्या बताया, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो कैसे होता है। अगर हम देखें तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। इस पूरी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा। क्या होता है, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है दोबारा तो उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे। और अगर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और मैसेंजर आरएनए से, जब मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा। ठीक है, मैंने बोला अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे। और अगर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। और इस होल प्रोसेस को सेंट्रल डोगमा का नाम दिया गया है। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिवर्स डायरेक्शन। व्हाट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए? कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू द प्रोसेस? जो वायरसेस होते हैं उनमें प्रोसेस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। वहाँ आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को वहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसलेशन बोला जाता है। जैसे अगर वहाँ प्रोटीन से आरएनए बन रहा है तो उसे रिवर्स ट्रांसलेशन, और आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। तो सेकेंड पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।